आदाब, नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आज हम बात करेंगे दिल्ली के उत्तम नगर इलाके की, जो लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि फिलहाल वो सांप्रदायिक नफरत, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का अड्डा या सेंटर बना हुआ है। होली के दिन दो पड़ोसियों में आपसी झगड़ा होता है। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो एक पड़ोसी है और दूसरे पड़ोसी के बीच में जो झगड़ा होता है, उसमें से जो हिंदू जो परिवार है, उसका 26 साल का एक लड़का तरुण, उसकी हत्या हो जाती है। ये मामले को तूल इसलिए दिया गया क्योंकि एक पक्ष हिंदू था और दूसरा पक्ष मुसलमान था। और जो दोनों में आपसे आपस में लड़ाई हुई, डंडे चलाए गए, जख्मी इधर से भी हुए लोग, जख्मी उधर से भी हुए लोग। लेकिन तरुण नाम का जो शख्स है जिसकी हत्या हो गई, उसके बाद से वहां पर बवाल जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जो अक्यूज्ड है इसमें वो मुस्लिम पक्ष है और जो विक्टिम है वो हिंदू पक्ष है। इस इंसिडेंट के बाद, इस घटना के बाद लगातार वहां पर जो हिंदू संगठन है उत्तम नगर में, उनके जमावड़ा वहां पर शुरू हो गया। लगातार हिंदू रक्षा दल की बात करें, बजरंग दल की बात करें, वीएचपी की बात करें, और उसी तरह के जो तमाम हिंदुत्ववादी संगठन है, उनका जमावड़ा लगातार होली के दिन से लेकर अब तक लगातार वहां पर लगा हुआ है। वहां पर इस तरह की नारेबाजी की जा रही है। सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि तरुण, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। ये तक कहा जा रहा है कि इस बार जो ईद है उस पर होली हम जरूर खेलेंगे, और चाहे वो खून भरी हुई होली क्यों ना हो। आप सोचिए कि देश की राजधानी दिल्ली में ये सब कुछ किया जा रहा है, जहां कुछ किलोमीटर की दूरी पर पार्लियामेंट है, जहां पर कुछ किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री आवास है, जहां कुछ किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रपति का आवास है, जहां कुछ किलोमीटर की दूरी पर सुप्रीम कोर्ट है, तमाम जो मिनिस्टर्स हैं उनके आवास हैं। उस दिल्ली में खुलेआम बिल्कुल आप देखें कि किस तरह की नफरत परोसी जा रही है। 12 साल में ये देश कहां आकर खड़ा हो गया है। जो पुलिस है वो मूक दर्शक दर्शक बन के जो है वो खड़ी हुई है, और ये नारेबाजियां जो हैं वो खुले तौर पर की जा रही हैं, हर रोज की जा रही हैं। हर रोज वहां पर इकट्ठा होते हैं हिंदुत्ववादी संगठन के लोग, बाकायदा तौर पर धरना देते हैं, और धरना देकर इस तरह की नारेबाजी की जाती है। खुले तौर पर मुसलमानों के नरसंहार की कॉल्स जो है वो दी जा रही हैं। ये देश अभी भी संविधान से चल रहा है। इस देश में अभी भी हर धर्म के मानने वाले शख्स को बराबर का अधिकार हासिल है। लेकिन आप ये देखें कि इन 12 सालों में लॉ एंड ऑर्डर जैसे नाम की जो चीज है वो शायद अब बची ही नहीं है। बिल्कुल अभी ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए कि जो मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से ये कहा गया है कि जो प्रिंस नाम का एक लड़का था, जो हिंदू पक्ष की तरफ से, उसने उनके घर की एक महिला जो है वो कुछ सामान लेने के लिए जा रही थी अफ्तारी का, जिस वक्त उसने उनके ऊपर होली का रंग या फिर गुब्बारा जो है वो भरकर मारा, जिसके बाद ये पूरा मामला जो है वो ट्रिगर हुआ। जो हिंदू पक्ष है उसका कहना है कि उनके घर की एक छोटी बच्ची है जिसने ऐसा किया। तो दोनों ही तरफ से अलग अलग तरह की जो कहानियां हैं वो बताई जा रही हैं। जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं उनका ये कहना है कि जो तरुण है वो बजरंग दल से उनका ताल्लुक था, उनके परिवार भी जो है वो बजरंग दल से इन्फ्लुएंस्ड है, ऐसा कहना है उनके वकील का। अब आप ये सोचिए कि ये पूरा मामला जो है वो कितना तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब ईद का त्योहार बस अब से कुछ दिन की दूरी पर है। शनिवार को ईद होगी, और उससे पहले वहां इस तरह का टेंस्ड पूरा माहौल बना हुआ है कि लोग वहां से ईद के लिए पलायन करके दूसरी जगहों पर जा रहे हैं, क्योंकि उनको जान का खतरा अपना बना हुआ है। लोगों को 2020 दिल्ली दंगों की याद आ रही है, और उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उसी तरह का माहौल कुछ उत्तम नगर में बनता हुआ नजर आ रहा है। इस सब के बीच जो पीस कमेटी है वो बनाई गई है। लगातार वहां पर जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनके उनके जाने का सिलसिला जारी है। दोनों तरफ के लोगों से वहां पर बातचीत की जा रही है इसको लेकर कि किस तरीके से इस पूरे माहौल में शांति स्थापित की जा सके। लेकिन जो हिंदुत्ववादी संगठन है वो लगातार इसमें घी में आग डालने का ही सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्थिति को उन्होंने इस हद तक नफरत की आग में झोंक दिया है कि वहां पर हर किसी को अपनी जान का, खासतौर पर जो मुस्लिम पक्ष है उसे अपनी जान का खतरा वहां पर दिखाई दे रहा है। आप इसको इस तरह से समझिए कि
एक तरफ जहां जो मुस्लिम पक्ष है वो उसका ये कहना है कि जो तरुण की जान गई है उसको किसी भी कीमत पर जायज नहीं ठहराया जा सकता। बाकायदा तौर पर हाथ में मोबाइल की टॉर्च लेकर उन्होंने तरुण के लिए इंसाफ की गुहार भी उन्होंने लगाई और उन्होंने कहा कि नहीं, तरुण को इंसाफ मिलना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि हम सालों साल से यहाँ पर इसी तरीके से भाईचारे के साथ रहते रहे हैं और ये जो लोग यहाँ पर आके सब कुछ कर रहे हैं ये बाहरी लोग हैं। लोगों में एक डर का, एक खौफ का माहौल तो है ही, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है और रमजान के महीने में ही होली आई, जिस वक्त ये सब कुछ हुआ, ये पूरी घटना हुई और उसके बाद अब ईद के वक्त आप ये देखिए कि इस तरह का पूरा माहौल वहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं आपको ये बता दूं कि इसको लेकर लगातार जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, जो अलग अलग लोग हैं जो अपनी बातों को रखते रहे हैं, वो अपनी बातों को रख रहे हैं। और गौहर रजा जो हैं उन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के उत्तम नगर में जो कुछ हो रहा है उससे ऐसा लगता है कि आरएसएस के संगठन और बीजेपी सरकार इसका इंतजार कर रहे थे कि कहीं हिंदू और मुसलमान में झगड़ा हो और वो राजनीतिक रोटियां सेकने निकल पड़े। पिछले दंगों को काफी वक्त हो गया था, लोग भूलने लगे थे, नफरत और डर का माहौल कम हो गया था। नफरत से भरी हुई बेहद गंदी भाषा में जो बयान आजादी के साथ दिए जा रहे हैं उनसे ये साफ जाहिर है कि बीजेपी सरकार और पुलिस माहौल को बिगाड़ने में इन नफरती संगठनों के साथ है। तो वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये सरकार और पुलिस की मिली भगत है, तभी इन लोगों को ये खुली आजादी सीधे तौर पर दी जा रही है। दिल्ली में ये सब कुछ हो रहा है, पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है, सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं दिया जाता है। और देखिए आप इस पूरे मामले को कि इस मामले में जो अक्यूज्ड हैं उनके घर की महिलाओं से लेकर जो पुरुष हैं, लगभग 16 से लेकर 18 लोगों को, और हो सकता है कि नंबर और बढ़ गया हो, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो तिहाड़ जेल में सलाखों के पीछे हैं। और ये भी उनके वकील ने कहा मुस्लिम पक्ष के कि उस तिहाड़ जेल में भी उन लोगों को बुरी तरीके से पीटा गया है। जो अक्यूज हैं उनके परिवार का कहना है कि उनके घर का जो एक बच्चा है जो बहुत बुरी तरीके से जख्मी था वो अभी तक गायब बताया जा रहा है, उसके बारे में नहीं पता है कि वो कहाँ है। उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि तरुण हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि एनकाउंटर किया जाए उन लोगों का, और उससे कम पर हम मानने के लिए तैयार नहीं है। ये भी आप देखिए कि बुलडोजर जो अन्याय है वो किस तरह से किया जा रहा है कि ऐसा लगता है कि ना तो कोर्ट्स बची हैं, ना ही जुडिशरी है, ना ही कोई पुलिस प्रशासन है, कुछ भी ऐसा लगता है कि इस देश में नहीं बचा है। कि जैसे ही ये पूरा मामला होता है उसके फौरन बाद एमसीडी का बुलडोजर वहां पर पहुंचता है और जो मुस्लिम पक्ष है उसके घर को बुलडोज कर दिया जाता है। और इतने पर भी जो हिंदू पक्ष है उसको सुकून नहीं मिलता। उनका कहना है कि अरे अभी ये घर बुलडोज थोड़ी हुआ है, खाली रेलिंग ही तोड़ दी गई है। यानी कि अदालतों तक जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, इंसाफ ऑन द स्पॉट वहीं पर किया जाए। और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है इस बुलडोजर अन्याय को लेकर, उसकी भी किस तरह से उसकी भी कैसे आप देखें कि धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। और सीधे तौर पर किसी भी मकान को, जैसे ही इसमें अक्यूज अगर मुस्लिम हो, विक्टिम अगर हिंदू हो, या फिर कोई भी किसी भी इस तरह के मामले में अगर मुस्लिम पक्ष का इन्वॉल्वमेंट सीधे तौर पर हो या फिर ना हो, बुलडोजर आता है और उनके मकान को, उनकी प्रॉपर्टी को बुलडोज कर दिया जाता है। 12 साल में ये देश यहाँ आकर खड़ा हो गया है। और इस मामले पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने लिखा है कि उत्तम नगर के लोगों ने हिंसा की भारी कीमत चुकाई है। एक तरफ जवान लड़के तरुण की जान चली गई तो दूसरी तरफ पूरा परिवार उत्पीड़न का सामना कर रहा है और उन्हें और खून खराबा नहीं चाहिए। खून खराबा केवल बीजेपी और उसका इकोसिस्टम चाहता है जो नफरत के तवे पर हिंसा की रोटी सेकने के हर मौके का फ़ायदा उठाता है। वो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान में उलझे रहें ताकि लोग ये पूछ न सकें कि आखिर प्रधानमंत्री देश की रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और सामरिक संप्रभुता को अमेरिका के हवाले करने पर क्यों मजबूर हैं। इसलिए दिन दहाड़े देश की राजधानी में फिर ये दंगों जैसे हालात खड़े किए जा रहे हैं। दिलवासियों से अनुरोध है कि किसी बहकावे में ना आए। देश की शक्ति हमारी एकता है, भाईचारे और मोहब्बत में है। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। तो ये राहुल गांधी ने ये इम्पोर्टेंट ट्वीट जो है वो किया है। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी इस पूरे मामले पर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप जरा।
साथियों, जब भी कोई त्योहार आता है इस देश में, वो होली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, हनुमान जयंती हो, रामनवमी हो, हम सब चाहते हैं कि हम खुशी से उसको मनाएं, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, और समाज में भी हम खुशियां बांटें। यही त्योहारों का मकसद होता था। लेकिन पिछले 10-12 सालों में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें हनुमान जयंती हो तो साहब मस्जिद के बाहर नाचना है, बड़ा बड़ा डीजे बजा बजा के सताना है लोगों को। क्रिसमस हो तो चर्च में जाकर उत्पात मचाना है, तोड़फोड़ करनी है। ऐसा लगता है जैसे एक एंट्रेंस टेस्ट चल रहा है भाजपा का। जो जितनी हेट स्पीच इस्तेमाल करेगा, टोपी दाढ़ी वालों को सताएगा, लिंच करेगा, घटिया नारे लगाएगा, नफरती भाषा में बात करेगा, वो बीजेपी में उतना ही आगे बढ़ेगा। अभी कुछ दिन पहले होली थी, दिल्ली के उत्तम नगर में 2 लोगों में झगड़ा हुआ, तरुण नाम के व्यक्ति की हत्या हो गई, वो मर गया। उसके बाद आरएसएस और बीजेपी ने इस पूरे वाकये को इतना उग्र कर दिया, इतना सांप्रदायिक कर दिया कि आज दिल्ली की सड़कों पर जुलूस निकालते हुए लोग दिखते हैं कि साहब खूनी ईद होगी, मुसलमानों का सफाया कर दिया जाएगा, और दिल्ली पुलिस चुपचाप मूक दर्शक बनकर बैठी है। भाई, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? 2020 जैसा माहौल चाहते हो? फिर से दंगे हों? तो पवन खेड़ा ने महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि कैसे जो भी त्योहार आता है उस पर किस तरह से, रामनवमी का त्योहार हो तो मस्जिदों के सामने आप क्या कुछ करते हुए नजर आते हैं हिंदुत्ववादी संगठन, और अगर क्रिसमस हो तो क्या किया जाता है, और अब ईद के मौके पर क्या कुछ किया जा रहा है। इसी तमाम मसले पर सुप्रिया श्रीनाथ ने भी बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। सुनिए आप उनका क्या कहना है। देश की तमाम जगहों और राष्ट्र की राजधानी दिल्ली तक से बेहद घटिया, नफरती और भड़काऊ वीडियो सामने आ रहे हैं। इन वीडियोस में खुलेआम मुसलमानों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जो शायद मैं यहां पर कह भी नहीं सकती हूं, लेकिन न पुलिस, न प्रशासन, न कोर्ट, किसी के भी कान पर जू नहीं रेंग रही है। कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और नफरत का नंगा नाच चल रहा है। जो बात सोचने में विभत्स लगती है वो बेखौफ होकर कही जा रही है। गुंडे, मवाली, आतंकियों को कानून का मानो कोई डर ही नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बनाए इस न्यू इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत, इतना जहर घोला गया है कि उनके खिलाफ हिंसा और मारने काटने की बात आम हो गई है, बेझिझक होकर कही जा रही है। छोटे छोटे बच्चे आग उगल रहे हैं। ईद जो भाईचारे, सौहार्द और मोहब्बत का पर्व है, उसके पहले ये सब क्यों होने दिया जा रहा है? हम एक समाज के तौर पर क्या बनते जा रहे हैं? अगर ये आतंक नहीं है तो ये और क्या है? इन लफंगे और गुंडों पर किसका वरद हस्त है? ये डरते क्यों नहीं है? पूरे देश को इस नफरत की आग में क्यों झोंका जा रहा है? कितना हिंदू और मुसलमान करेंगे मोदी जी आप? और एक सवाल मेरे मन में बार बार आता है, क्या मिल रहा है आपको मेरे देश को बर्बाद करके? ये सवाल बार बार मेरे मन में आता है। क्या नफरत भड़काकर आप अपनी बाकी काली करतूतों पर पर्दा डाल दीजिएगा, वो छिप जाएंगी? इस पूरे मामले पर उत्तम नगर के दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, और इस सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि ईद के मौके पर पर्याप्त सुरक्षा वहां के मुसलमानों को दी जाए। ये भी उनकी तरफ से कहा, कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ईद ही नहीं बल्कि रामनवमी तक के लिए वहां पर पुख्ता इंतजामात किए जाएं, ताकि किसी भी तरह की वहां पर जो हिंसा है उसको सीधे तौर पर उस पर रोक लगाई जा सके। क्योंकि आपको पता है कि जो फिलहाल उत्तम नगर का माहौल बना हुआ है, वहां पर ये डर सता रहा है कि कहीं ईद के दिन किसी तरह की कोई हिंसा ना भड़क जाए। और अब इस पूरे मामले की सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। आप सोचिए, अब मुसलमान पीसफुल तरीके से, आराम से, खुशी से अपने त्योहार भी नहीं मना सकते हैं। ये सब कुछ हो रहा है किसी दूर दराज इलाके में नहीं, ये मैं बार बार कहूंगी, ये देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है। इन 12 सालों में नफरत आपके दरवाजे तक आ पहुंची है, और देखिए आप इस हेट को कितना मेन स्ट्रीम किया जा रहा है। अगर प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें, अगर वो 80-20 की बात करें, कपड़ों से पहचानने की बात करें, अगर वो ये कहें कि आपके अधिकार छीन लेंगे, अगर आप ये कहें कि आपकी वोट का अधिकार आपको छीन लेंगे, आपकी जमीन हड़प लेंगे, इस तरह की तमाम बातें लगातार, घुसपैठियों जैसे शब्द जो है मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किए जाएं, इतनी तेज बटन दबाओ, गृह मंत्री कहते हैं कि शाहीन बाग तक करंट पहुंचे, और आपने
इलेक्शन के दौरान आपने देखी है कि किस तरह की नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल अगर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री करें, तो आप सोचिए कि इस तरह के लोगों को, जो कि अब बिल्कुल भी फ्रिंज नहीं है, ये ऑर्गेनाइज तरीके से, ये एक ऑर्गेनाइज भीड़ है जो कहीं पर भी पहुंच जाती है। ये जो संगठन है ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं, सत्ता का संरक्षण इनको पूरी तरीके से प्राप्त है और इनको बल पूरी तरीके से दिया जा रहा है, क्योंकि जब जब नफरत पनपती है या नफरत होती है तो आपको पता है कि किस तरह से आपको ये पता है कि इसका फायदा सीधे तौर पर किसको मिलता है। सीधे तौर पर इसका फायदा मिलता है भारतीय जनता पार्टी को। अगर एक स्टेट का मुख्यमंत्री ये कहे कि जो मियां मुसलमान हैं उनको अगर आप 5 रुपए का किराया होता है और 4 रुपए आप उनको दें, टीवी चैनल्स पर बैठकर अगर आप वो कहें कि हम मुसलमानों को मैं परेशान करना चाहता हूँ, मियां मुसलमानों को परेशान करके करना चाहता हूँ ताकि वो खुद ही छोड़कर वहां से चले जाएं, तो आप सोचिए कि इस तरह के लोगों को फिर कितना बल मिलेगा। और जब कोई गिरफ्तारियां ना हो, जब इस पर किसी तरह की रोक न लगाई जाए, बल्कि इस तरह के लोग जो अपने आप को गौरक्षक कहते हैं, कुछ अपने आप को जो जो हिंदुओं का रक्षक जिस तरह से अपने आप को बताते हैं, उसके नाम पर वायलेंस वो करते हैं, अगर वो जब इस तरह के तमाम अपराधों को अंजाम दें और फिर उसके बाद उनको माला पहनाकर उनका स्वागत सत्कार किया जाए, अगर उनको भूल से कभी गिरफ्तार हो जाए वो, तो उनको कुछ ही दिन में उनको बेल मिल जाए और कुछ इस तरह की किसी तरह की कोई संगीन सजा न मिले, तो जाहिर सी बात है इनके हौसले बुलंद होना लाजमी है। और उसका हम जीता जागता नमूना हम देख रहे हैं दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि उत्तम नगर इलाके में पीस प्रिवेल करे, वहां पर शांति स्थापित हो और वहां पर लोग इस घटना से पहले जिस तरह से आपसी भाईचारे के साथ वहां पर रह रहे थे, हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर जो रह रहे थे वो वहां पर रहें, क्योंकि उत्तम नगर इलाके में अगर अभी आप जाकर देखेंगे तो सरहदें एक तरह से बांट दी गई हैं, एक तरफ मुसलमान हैं, दूसरी तरफ हिंदू हैं और कुछ परिवार हैं जो उस तरफ भी उस ब्लॉक में भी कुछ मुस्लिम रहते हैं और इस तरफ भी कुछ हिंदूज रहते हैं और वो भी लगातार ये बातें करते हुए नजर आ रहे हैं कि हम तो हमेशा से साथ मिलकर रहे हैं। और कुछ इस तरह की मिसालें वहां पर पेश की जा रही हैं दोनों ही तरफ से, ताकि एक तरह का पीस जो है वहां पर स्थापित किया जा सके। लेकिन इसमें लगातार जो आग भड़काने का काम कर रहे हैं वो है ये हिंदुत्ववादी संगठन जो लगातार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इन पर रोक नहीं लगी तो आप सोचिए कि आगे और क्या कुछ हो सकता है। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपको ये मेरे इस तरह के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं ये भी आप मुझे जरूर बताइएगा और मेरी हौसला अफजाई भी आप जरूर करें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।